છે તો એમાં ક્વેસ્ટ કોર્પના Q1 FY27ના આપણે નંબર્સ આવતા જોયા. એનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યું છે, પણ એની પહેલાં આપણે એક નંબર્સ પર હેડ્સઅપ લઈ લઈએ. રેવન્યુમાં 14.52% આપણે વધારો જોઈ રહ્યા છીએ યર ઓન યર બેઝિસ પર. એબિટાની વાત કરીએ તો અહીંયા પણ આપણે 21.40% વધારો જોઈ રહ્યા છે. એબિટા માર્જિન અહીંયા વધતું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 2.01 પર આવ્યું છે, 1.90ની સામે અહીંયા એબિટા માર્જિન પર વધતો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ પર નજર કરું તો 61% આપણે વધારો જોઈ રહ્યા છે. 50.90 કરોડથી વધીને 82 કરોડ પર આપણે પ્રોફિટ આવતા જોઈ રહ્યા છીએ. તો એક ઓવરઓલ એક સ્ટ્રોંગ નંબર્સ આવતા આપણે જોયા છે ક્વેસ્ટ કોર્પના. અને સાથે જ રિઝલ્ટ્સ પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે क्वेस्ट कॉर्पना सीईओ लोहित भाटिया और सीएफओ नीरज जैन. बहुत स्वागत है सर आपका सीएनबीसी बाजार में. और पहले तो जानना चाहेंगे लोहित जी कि ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में ऑफ कोर्स, और कौन से सेक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं जब भी हम इंक्रीमेंटल हायरिंग की बात कर रहे हैं. और बीएफएसआई हायरिंग जनरली अभी थोड़ा स्लो डाउन नज़र आ रहा है. क्या ये ओवर द इकोसिस्टम है और कि अदरवाइज ये थोड़ा सिलेक्टिव सेक्शंस में आप देख रहे हो स्लो डाउन? थैंक यू. पहले तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू इस तिमाही में बढ़ा है वो लगभग 15% ऊपर है. हमारा जो एबिटा है वो 21% ऊपर आया है 85 करोड़ रुपए पे. और जो हमारा बुक प्रॉफिट आया है वो 61% बढ़ के 82 करोड़ रुपए, यानी कि हमें 5.5% का ईपीएस दिया है. जैसे कि आप रिजल्ट में ये भी देखेंगे, हमारे जो 3 प्रमुख बिजनेसेस हैं, एक हमारा जनरल स्टाफिंग हिंदुस्तान है, दूसरा हमारा प्रोफेशनल स्टाफिंग और आईटी के क्षेत्र का जीसीसी का बिजनेस है, और तीसरा हमारा इंटरनेशनल है. बढ़ोतरी हमारी तीनों में ही देखी गई है. जनरल स्टाफिंग में ओवरऑल लगभग 20,000 के अनुमान लोग हमने ऐड किए हैं पिछले 1 साल भर के अंदर, 12 महीने के अंदर, इस तिमाही को मिला के. प्रोफेशनल स्टाफिंग में अगर आप देखेंगे तो हम 25 करोड़ से 28 करोड़ एबिटा पे गए हैं ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे भी हमने बढ़ोतरी देखी है. और तीसरा, अगर आप हमारा अंतरराष्ट्रीय का देखेंगे तो वहां पे हमने 17% एबिटा की बढ़ोतरी की है. तो बढ़ोतरी तो हमारे तीनों ही बिजनेसेस में हुई है. दूसरी बात, जैसे कि आपने पूछा कि कौन से सेगमेंट्स में हमें ग्रोथ दिख रही है, तो हमारा पूरा क्वेस्ट का बिजनेस अब वॉल्यूम और वैल्यू के प्रति चला गया है. ये साल हमारा एक बहुत प्रमुख ट्रांसफॉर्मेशन की तरह रहेगा. जैसे कि हिंदुस्तान और एशिया की हम सबसे बड़ी वर्कफोर्स मैनेजमेंट कंपनी है और हम ग्लोबली सबसे बड़ी बनना चाहते हैं अगले कुछ सालों में. तो वहां तो हमें वॉल्यूम के प्रति, जिसमें कंज्यूमर हो गया, रिटेल हो गया, टेलीकॉम हो गया, बैंकिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, ये सारे क्षेत्र आते हैं. मगर हम साथ ही साथ वैल्यू के प्रति और मार्जिन के प्रति भी बढ़ चुके हैं, और इस साल हम उसमें काफी कदम उठाने वाले हैं ताकि वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में बढ़ोतरी साइमल्टेनियसली होती रहे. लोहित जी और नीरज जी, हम अगर देखें तो जीसीसी कंट्रीब्यूट करता है नियरली 68%, जो आपके प्रोफेशनल स्टाफिंग रेवेन्यू के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो कितना रनवे अभी भी बाकी है जीसीसी इंडिया का हायरिंग साइकिल में, और कंपटीशन यहाँ अगर समझना चाहे तो कैसा है? क्या ये आपके मार्जिन्स को कंप्रेस कर रहा है, कम कर रहा है? लोहित जी. देखिए, जीसीसी जब हिंदुस्तान आता है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रमुख रीजन के लिए आ रहा है. जीसीसी अंतरराष्ट्रीय बाजार से हिंदुस्तान आते हैं ताकि वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और टैलेंट दोनों का सही उपयोग कर सके और उनको सही मात्रा में इस्तेमाल करके अपनी कंपनी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ोतरी कर सकें. ये करने के लिए उनको हिंदुस्तान आना पड़ता है. यहाँ पे टैलेंट हमारे पास अबंडेंट है, और टैलेंट अगर हिंदुस्तान में आप देखिए तो एक जीसीसी का टैलेंट लगभग $30,000 सालाना, $35,000 सालाना पे आता है. यही टैलेंट अगर आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में चाहिए तो $1.25 लाख से लेकर लगभग $1.5 लाख तक आता है. तो एक सबसे अहम चीज तो है कि कॉस्ट सेविंग काफी हूबहू होती है जीसीसी में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको सही समय पे सही टैलेंट सही मात्रा में मिलता है. वो चीज हिंदुस्तान दे सकती है. विश्व की बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे इतना अबंडेंट सप्लाई में आपको टैलेंट मिलता है.
अब मैं क्वेस्ट वाले पॉइंट पे आता हूँ। 2407 के करीब जीसीसीज हिंदुस्तान में हैं। हम लगभग 10% के साथ काम करते हैं। मेरी टीम के लिए एक सबसे बड़ा मौका यही है कि अगले 3 से 4 साल में हम इस 10% को 30 से 40% पे कैसे ले जा सकते हैं। और हर साल लगभग 200-250 जीसीसीज और हिंदुस्तान में क्रिएट हो जाते हैं। मैं चाहूंगा मेरे ग्रुप सीएफओ इस पे थोड़ा और कलर डालें, जैसे हम लोग अभी ज्योग्राफी में और प्रैक्टिसेस में जो काम कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो बीपीओ और लो सैलरी हाइक सेगमेंट से मूव करके हमारा उद्देश्य है कि आने वाले टाइम में हम एआई, क्रिप्टो और साइबर सिक्योरिटी जैसे टैलेंट को हायर कराएं। सो एज ए कंपनी हमारा उद्देश्य अब निश हायरिंग के लिए है। आपके जो सवाल के जवाब के लिए, तो हम बीपीओ की कैनिबलाइजेशन से एक तरह से कंप्लीटली इंसुलेटेड है। तो हमारा बिजनेस मॉडल अब जो चेंज हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईटेक और नीश हायरिंग की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पे हमें ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय देशों से, जो जापान में जो हमने नया कॉरिडोर खड़ा किया है, वहाँ की जो टॉप कंपनीज हैं, चाहे वो आईटी कंपनीज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा एआई और नीश आईटी स्किल्स की ज़रूरत है। और वही हमारी फिलहाल फोकस है। हमारा जो करंट उद्देश्य है वो यही है कि हम उन कंपनियों को निश हायरिंग प्रोवाइड करें इंडिया से और अपनी वैल्यू क्रिएशन मॉडल की तरफ चलें। जी। रवि जी, अगर अभी हम देखें तो आईटी में हम अभी बज़ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जो एक स्लो डाउन हम देख रहे थे, अभी हम प्राइम फोकस देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जो थ्रेट थे उसकी हमने बहुत चर्चा की है पिछले दिनों में। लेकिन अभी क्या आप देख रहे हैं हायरिंग वाइज, आईटी सेक्टर में हायरिंग वाइज अर्ली साइंस कुछ अभी कैसे देख रहे हैं? रिकवरी आपको देख रही है और सेकेंड हाफ कैसे हो सकता है? और दूसरी तरफ एंटरप्राइज टैक्स का स्पेंड क्या अभी भी स्टिल कॉशियस है? और आगे जाके अभी आईटी स्टाफ डिमांड कितनी बढ़ सकती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एआई, जो न्यू अभी एवेन्यूज़ अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि हायरिंग उस तरह से चेंज होगी वर्सेस ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर रोल्स थे उसके। कैसे देख रहे हैं आप? क्लाइंट डिमांड कैसे शिफ्ट होता हुआ देख रहे हैं और उसके लिए स्किल मिक्स आप कैसे देख रहे हो? देखिए, हम जैसे फर्स्ट क्वार्टर में जब पहली तिमाही में आते हैं तो हमेशा पहली तिमाही एक बेस के तरीके से काम करता है। मगर उसके बाद जैसे हम सीजन में जाते हैं तो भले वो जनरल स्टाफिंग हो या प्रोफेशनल स्टाफिंग हो, तो वहाँ पे उसको ग्रोथ का मोमेंटम मिलता है। अगर हम जुलाई महीने की ही बात करें, दूसरी तिमाही का पहला महीना, तो जो संकेत हमें मार्केट से में और हमारे कस्टमर से मिल रहे हैं, तो आने वाले 4 से 5 महीने लगभग नवंबर तक जनरल स्टाफिंग में और दिसंबर तक प्रोफेशनल स्टाफिंग में बढ़ोतरी की उम्मीद डेफिनेटली हम रख रहे हैं और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। दिसंबर में थोड़ा सा, दिसंबर के अंत में 15 दिन और लगभग जनवरी के बिगिनिंग में 10 दिन लगभग एक फरलो का सीजन होता है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादातर छुट्टियां होती हैं यूरोप और यूएस में, और उसके कारण यहाँ पर भी थोड़ा सा आईटी के क्षेत्र में हल्की सी एक करेक्शन आती है और पॉज आता है। मगर फिर वो 11 जनवरी के बाद से फिर से उठना शुरू हो जाता है। तो ये अपने आप में एक साइक्लिकल चीज है। जैसे हमने पहली तिमाही एक अच्छी शुरुआत की है, हम चाहेंगे यही कि आने वाले तीनों तिमाही में हम उस पे मजबूती से आगे बढ़ते रहें। जी, जैसे आपने बताया कि जापान कॉरिडोर के साथ जीसीसी का आपने साइन किया है टैलेंट मोबिलिटी के लिए। आगे जाके कैसे रियलिस्टिक अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखना है, टाइम वाइज टाइम लाइन अगर देखनी है, तो आप कैसे देख रहे हो? देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने क्वेस्ट 2.0 की जर्नी को एक फाउंडेशन देना चाहते हैं। वैसे तो ये कंपनी 19वें साल में है, आईपीओ हुए 10 साल हो चुके हैं, मगर क्वेस्ट 2.0 की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जर्नी है उसके लिए ये एक फाउंडेशनल ईयर का काम करेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में तो हम इसको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के तरीके से ना देखते हुए, मगर एक पाइप को क्रिएट करते हुए, एक सप्लाई लाइन को क्रिएट करते हुए, पार्टनरशिप को क्रिएट करते हुए और नए कस्टमर्स को अक्वायर करते हुए की तरीके से देख रहे हैं। जैसे जैसे ये अपनी कंट्रीब्यूशन देगा जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर से हूबहू आना चाहिए,
तब हमारा मार्जिन प्रोफाइल काफ़ी हद तक बढ़ने की उम्मीद है। जी, चलिए ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया नीरज जी और लोहित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमको आपके नंबर्स और आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए ले जाने के लिए एंड नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।